हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यहाँ पर कंटिन्यू रेगुलर क्लासेज होती है और ये रेगुलर जो क्लासेज है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। आई होप आपने देखा होगा अब तक जो भी क्लासेज हुई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्लास ये यहाँ से जो कंटिन्यू होती है वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ को लेकर ही है। और बाकी कॉलेज की और भी जो अपडेट होती है उसके लिए आप कंटिन्यू जुड़े रहिए यहाँ पे, ताकि आपको जो यूज़फुल जो भी मटेरियल है वो मिल पाए। ठीक है ना। तो बिल्कुल आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का मोस्ट ऑफ वेलकम स्वागत है। सत्यम मिश्रा जी, यस वेलकम डियर। राजवीर सिंह राजपूत सर, आप अभी अभी जो बात करते हैं अपनी जो क्लास इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर, और जो भी अगर आपके कोई डाउट है, मान लीजिए किसी को इशू है, तो बिल्कुल मुझे कमेंट शेयर कर सकते हैं कि सर क्या चीज़ हो रही है। वैसे बात करें तो ये जो क्लास है वो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्लास है और आप सभी इस क्लास को या इस क्लास के जो भी नोट्स है वो करते जाइएगा। ठीक है। तो यस, मोस्ट ऑफ वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव। मनीषा सद्दू सर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो ऐसा है कि कल आ सकता है, क्योंकि जैसे सेकंड ईयर का रिजल्ट संडे को आया था तो इस बार भी यही हो सकता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस में सेमेस्टर फर्स्ट। अब सेमेस्टर फर्स्ट के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए, जिसके रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके। देन अब बात करते हैं कि 2023-24 के लिए ये जो एग्जाम पैटर्न है उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं ये यूनिट 2 है, और यूनिट 2 के अंतर्गत मोस्ट ऑफ अगर आप ध्यान दें तो आपको बता देते हैं राज्य के कार्य के बारे में। राज्य के कार्य के साथ साथ हम इसके उद्देश्य को भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। मेघाराम जी वेलकम। श्री भोपाल जी से कल आएगा रिजल्ट फर्स्ट ईयर का, ये ध्यान रखिए। कल रिजल्ट आने की पूरी संभावना है फर्स्ट ईयर की, क्योंकि संडे है और बीए का सेकंड ईयर का संडे का आया था। अब यहाँ पर हम राज्य के कार्य देखेंगे, उसके साथ साथ उद्देश्य भी देखेंगे। लेकिन एक बहुत ही फेमस लाइन है, आप सभी उस फेमस लाइन पर गौर करें जो अरस्तु ने कही है। अरस्तु के अकॉर्डिंग राज्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण, राज्य के महत्व को बताते हुए कहा है। और इस लाइन को अगर आप देखें तो क्या कहा गया है, राज्य सद जीवन के लिए अस्तित्व में आया है। राज्य सद जीवन यानी अच्छे जीवन, मानव के अच्छे जीवन के लिए राज्य का आना जरूरी हुआ है। यह अरस्तु के लाइन के अकॉर्डिंग कि राज्य सद जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सद जीवन के लिए ये बना भी रहेगा। राज्य एक जीवन को बनाने के लिए और उस जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए राज्य अस्तित्व में बना रहेगा। ये बात किसने कही है, अरस्तु ने कही है। ओके। देन इस प्रकार से अगर हम देखें तो राज्य के संबंध में विचार ये पूरी तरह से अरस्तु के ये राज्य की महत्वता को बताते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ें तो आपको बता देते हैं कि राज्य के कार्य से पहले जो सबसे जरूरी है कि कार्य, चलो कार्य के पहले हम ऐसे देखते हैं, राज्य के उद्देश्य देख लेते हैं। राज्य के उद्देश्य, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ये भी एग्जाम में आता रहता है कि राज्य के उद्देश्य। और मुझे लग रहा है कि राज्य के उद्देश्य से पहले एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, शायद वो आपको नोट करनी चाहिए। तो मैं आपको इससे भी पहले एक चीज़ जो जरूरी है वो बता देता हूँ, वो नोट कर लेंगे। राज्य, अब राज्य के बारे में एक सबसे सिंपल थिंग्स है कि राज्य क्या है, उद्देश्य है। यस, मतलब एक सिंपल थिंग है। काफ़ी ज़्यादा नहीं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है कुछ सिस्टमेटिक वजह से बंद हो गया था। देन अभी वापस आपके सामने मैं लाइव आ चुका हूँ। एंड अगर आपके कोई इश्यूज़ है या कोई डाउट है तो उसको कंटिन्यू करते हुए इस क्लास को वापस हम आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई इशू ना हो पाए। ओके। देन कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तो यहाँ पर जैसे कि बताया कि राज्य क्या है, राज्य क्या है, राज्य साध्य है या साधन है, ये मोस्ट ऑफ सवाल आता रहता है। तो देखो, साध्य का मतलब होता है उद्देश्य, कि भाई राज्य, राज्य क्या है, किसी का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो एक सिंपल चीज ध्यान रखना कि काफ़ी विद्वानों ने, या यहाँ तक अगर मैं देखूँ कि जो पहले के जो विद्वान थे यानी जो पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने राज्य के बारे में सबसे महत्वपूर्ण थिंग्स ये कही है कि राज्य है वो साध्य है। साध्य का मतलब उद्देश्य। जैसे मान लीजिए आप जो अभी पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को एक वर्ड दिया जाता है साध्य। तो यहाँ पर एक आ गया है कि राज्य एक साध्य है। हर जगह व्यक्ति, समाज या जो भी है वह राज्य के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है, राज्य के लिए काम करता है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ यहाँ पर एक आ गया है कि राज्य एक साध्य है और साध्य के रूप में ही ये अपना महत्वपूर्ण काम करता है। जबकि दूसरी ओर आता है साधन। साधन का मतलब होता है ना एक साधन, जैसे आपको कोई काम करना है,
मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप किसके जरिए जाएंगे? जैसे बस, टैक्सी हो गई, रिक्शा हो गया, बाइक हो गया, मतलब जो भी है। तो अगर आप एक जगह जाना चाहते हैं उस उद्देश्य के लिए, तो उस उद्देश्य के दरमियान आप किस साधन का यूज कर रहे हैं, जैसे बसेज वगैरह हो गया। तो अगर राज्य को एक हेल्पफुल संसाधन के रूप में यूज किया जाता है, तब तो बात आती है कि राज्य साधन है। लेकिन अगर पूछा जाए कि राज्य ही वो व्यक्ति है, वस्तु जिससे कल्याण होता है, तो राज्य हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो उस अकॉर्डिंग राज्य को साध्य या उद्देश्य कहा जा सकता है। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण बात होती है कि राज्य साधन होगा या साध्य, तो ये कैसे पता चलता है? तो सबसे फर्स्ट थिंग होती है कि जिस प्रकार से व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंध है, उसी आधार पर यह तय किया जा सकता है कि राज्य साध्य है या साधन है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ तक कि अरस्तु ने भी कुछ एक टाइम, यानी मतलब अपने विचारों में ये कहा है कि राज्य क्या है? साध्य है। क्या है? साध्य। ये बताने का प्रयास किया है, अरस्तु ने ये बताने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ जैसे मैं बात करूं कि अरस्तु के अलावा प्रमुख विद्वानों में जैसे बात करें हीगल और ब्रिडेल, इसके अलावा हीगल और ब्रिडेल की बात करें, तो इन्होंने भी अपने विचारों में राज्य को एक साध्य के रूप में बताने का प्रयास किया है। और हीगल ने तो यहाँ तक कह दिया कि राज्य एक ईश्वरीय कृति है जो व्यक्ति के कल्याण के लिए आया है। तो इसका मतलब राज्य सबसे जरूरी हो जाता जब हम किसी सब्जेक्ट को, जब हम किसी फैक्टर को या मान लेते राज्य को अगर हम साध्य मानते हैं, तो इसका मतलब सबसे जरूरी चीज हमारे लिए वही हो जाती है। लेकिन अगर हम राज्य को ऐसे साधन मानते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी ऑप्शन होता है। तो यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे मेरा जो बताने का प्रयास है वो यहाँ पर। अब इसके अलावा मोस्ट ऑफ विद्वानों ने ये बताने का प्रयास किया है कि काफी समय से राज्य को एज साध्य माना गया, मतलब राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य ही सब कुछ है। जब ये विचार, ये थिंक जब आता है कि राज्य के बगैर व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता और राज्य के होने से व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, राज्य को सबसे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, तो ये पूरा ओवरऑल थिंग्स जो होती है वो कहता है राज्य एक साध्य है। क्या है? साध्य। तो अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि राज्य साध्य, इसको स्पष्ट कीजिए, तो आपको दो तीन विद्वानों के साथ साथ जो मैंने अभी थ्योरी आपके सामने रखी है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, देन आपको समझ में आ जाएगा। अब साध्य के बारे में भी मैंने बताया कि कुछ विद्वान, या हम इसके अलावा बात करें कि कुछ विचारधारा, जैसे व्यक्तिवादी विचारधारा हो गई, या अराजकतावादी या अराजकता, ये जो विचारधारा है व्यक्तिवादी और अराजकतावादी, ये अपने हित और अपने महत्व पर ध्यान देते हैं। यानी कहता ना कि व्यक्ति, राज्य और व्यक्ति के मध्य व्यक्ति का कल्याण, व्यक्ति की सर्वोच्चता और व्यक्ति के लिए ही सब कुछ होना चाहिए। एक राज्य भी व्यक्ति के लिए है। देन ये जब बात आती है, देन वहां पर व्यक्ति तो हो जाता है उद्देश्य, मतलब साध्य, लेकिन राज्य हो जाता साधन। यानी मान लीजिए एक व्यक्ति का कल्याण करना है, तो व्यक्ति को अपना विकास करना है, अपने आप में डेवलपमेंट करना है, तो उसे किसी न किसी सोर्स और साधन की जरूरत पड़ती है। तो उस समय राज्य है वह व्यक्ति के लिए साधन की भूमिका निभाता है, तो उस अकॉर्डिंग राज्य साधन हो गया। लेकिन जहाँ पर व्यक्ति से ज़्यादा राज्य को महत्व दिया जाता है, राज्य के कल्याण को, राज्य की सर्वोच्चता होती है, तो वहाँ पर राज्य क्या बन जाता है? साधन मतलब साध्य बन जाता है। मोस्ट ऑफ देखिए काफ़ी स्टूडेंट यही पर कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर राज्य साध्य है या साधन है। मैंने दोनों चीजें बताने का प्रयास किया है और आप ये दोनों चीजें शायद लिख चुके होंगे, क्योंकि व्यक्तिवाद और अराजकतावादी है वह राज्य को न के बराबर महत्व देते, कहते कि राज्य न हो तो ही व्यक्ति का कल्याण है, तो इस अकॉर्डिंग राज्य को एक साधन माना जाता है। लेकिन हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, हम कहाँ पहुंचते हैं? कंक्लूजन पे, कि आखिर में राज्य साधन है या साध्य है। एग्जाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि राज्य साधन है, या सिद्ध कीजिए कि राज्य साधन है, या फिर ये क्या आ सकता है कि आप अपने विचारों में ये सिद्ध कीजिए कि राज्य एक साध्य है या साधन है। तब आपको ये क्लास और मेरे द्वारा जो शॉर्ट्स बताए गए जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो डियर, आप जो भी पढ़े ना, आप अगर ये पॉलिटिकल की क्लास देख रहे हैं तो P3 को याद रखिएगा। P यानी पॉलिटिकल साइंस, सेकंड P मतलब
आपको पॉइंट को फोकस करना है, एंड थर्ड पी, अगर आप 2 पी को फॉलो करते देन आपका सब्जेक्ट पावरफुल हो जाएगा, तो P3। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को कैरी ऑन करिएगा, जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो आपको लग रहा है, साथ साथ में नोट्स भी करते जाइएगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए है, तो इसका मतलब राज्य क्या हो जाता है, साधन हो जाता है। लेकिन अब निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि फाइनली ये बताइए कि राज्य साधन है या साध्य है। तब एक चीज ध्यान रखिएगा, वो चीज आपको भी पता है कि जिस प्रकार से जैसा यूज किया जाएगा उस आधार पे तय होता है कि राज्य साधन है या साध्य है। समझ में आ गया ना। यानी जिस प्रकार से राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध होते हैं और दोनों की जरूरत होती है, उस अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि राज्य साधन की भूमिका निभा रहा है या साध्य की भूमिका निभा रहा है। देन यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। अगर आपके दिमाग में ये आ जाए कभी, यानी पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा कि राज्य साध्य साधन, तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर लिखना है व्यक्ति एवं राज्य की निर्भरता ही तय करती है कि राज्य क्या होगा। तो इस अकॉर्डिंग ये डिपेंडेंसी तय करती है। डिपेंडेंसी का मतलब निर्भरता, निर्भरता बताती है कि राज्य किस रोल में होगा। तो अगर दोनों की जरूरतें बराबर होती है तो हम किसी को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग राज्य को साध्य या व्यक्ति को साधन मानना ये अनुचित है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इक्वलेंट होती है। देन इस प्रकार का विवाद होना ही नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट कंक्लूजन करिए, यही आता है कि इन दोनों की निर्भरता के आधार पर यह तय होता है कि वो राज्य साध्य है या साधन। तो इस प्रकार के विचारों को त्याग दिया जाए, क्योंकि दोनों का ही इंपॉर्टेंस होता है। तो फाइनली डियर, आपको यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा कि राज्य साध्य है या साधन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति और राज्य की निर्भरता ही तय करती है कि राज्य क्या होगा। और अगर देखा जाए दोनों की इंपॉर्टेंस, तो इस प्रकार का जो विवाद है वो बिल्कुल ही क्या हो जाता है, अनुचित। यानी फाइनल में न तो राज्य को हम साध्य मान सकते न ही साधन। ये तय होता है उसकी निर्भरता पर कि कोई चीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने राज्य के उद्देश्य के बारे में, फिर सीधा सा आ जाऊंगा कार्य के बारे में, ठीक है। और आपको ये जो भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उस सब को आप नोट कर, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है वो ना रहे, ठीक है। तो अब बात करते हैं राज्य के उद्देश्य, राज्य के उद्देश्य के बारे में कि भाई राज्य तो है, बट राज्य किस लिए है, इसके क्या ऑब्जेक्ट है, किस कारण से राज्य को महत्व दिया जाता है। यानी राज्य, जैसे आप कुछ करना चाहते हैं तो इसका मतलब आपके कुछ उद्देश्य तो होंगे ना। आपके अगर कोई लाइफ के कुछ गोल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हैं, देन इसी के लिए आप काम करते हैं। तो राज्य है वह अस्तित्व में है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। इस अकॉर्डिंग आपको मैं कुछ पॉइंट के साथ नोट करवाऊंगा, हर एक पॉइंट को साथ साथ में नोट करते जाइएगा और जब टाइम मिले इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहला राज्य का उद्देश्य है सामूहिक हित के कार्यों का संपादन। सामूहिक हित के कार्यों का संपादन, सामूहिक हित के कार्यों का संपादन, यानी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा ना। सामूहिक हित का मतलब राज्य जो है वह एक हित, एक वर्ग समूह, एक जाति समूह के नहीं, उस राज्य में रहने वाले सभी लोगों की, सभी समुदाय की, सभी शैली के उस राज्य में जो भी निवास करते हैं ना, उन सभी के हित के लिए राज्य काम करता है। तो राज्य का पहला ऑब्जेक्ट होता है एक व्यक्ति विशेष नहीं, राज्य के अंदर रहने वाले सभी का सर्वोत्तम विकास हो। तो पहला राज्य का उद्देश्य क्या हो गया, सामूहिक हित करना, सभी का हित करना, सभी तरह की अलग अलग परिस्थिति में हो, लेकिन राज्य का हर तरह से प्रयास यही रहता है कि वह राज्य के अंदर रहने वाले सभी लोगों का सर्वोत्तम विकास कर पाए। ओके, अब बात करते हैं दूसरा जो उद्देश्य है वह शांति व्यवस्था और सुरक्षा की स्थापना। शांति
व्यवस्था एवं सुरक्षा की स्थापना। ये तो होता ही है मेन ऑब्जेक्ट के रूप में। अगर आपको पता है एक राज्य क्या काम कर रहा है, मतलब भारत, अब एक ये भारत है तो भारत के इस राज्य को, मतलब भारत राज्य यानी यहाँ पे देश को कंपेयर किया गया है कि भाई एक भारत है तो अब इस भारत का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, अपने लोगों के, अपने उस देश में रहने वाले सभी का हित करना। एक राज्य जैसे भारत, तो उसका पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सभी का हित और कल्याण करना। दूसरा क्या होता है कि उस देश में शांति व्यवस्था और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना, यानी हर एक देश यहाँ पर राज्य को कंपेयर टू देश से यानी कंट्री से करना है, ओके, स्टेट को। तो यहाँ पर यही आता है कि किसी भी राज्य को हो वह हमेशा अपनी जनता की सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए समय समय पर नए नए कर्तव्य, नए नए कार्यों को करता रहेगा। यानी कहने का मीन्स मेरा यहाँ पर है कि एक राज्य जो होता है ना, उस राज्य का हमेशा एक प्रयास रहता है कि वह अपने ही राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति के मध्य सामाजिक, मतलब एक अच्छा वातावरण क्रिएट करे। अगर देखो जहाँ पर भी शांति होती है ना तो वहाँ उन्नति होती है। तो हर राज्य का काम होता है, पहला उद्देश्य ये भी होता है कि वह अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखे और नागरिकों को बाहरी आक्रमण और होने वाली आंतरिक अव्यवस्था को लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करे। जब देश शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहेगा तभी तो उन्नति करेगा और राज्य का भी उन्नति होगी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। बात करते तीसरा इंपोर्टेंट जो बहुत ही जरूरी है उस अकॉर्डिंग करें तो यहां पर ये आता है कि राजसत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राजसत्ता एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता में सामंजस्य। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको पता होगी कि राज्य की भी आज़ादी होती है और व्यक्ति की भी आज़ादी होती है, दोनों को अपने अपने स्तर पर काम करना होता है। लेकिन राज्य ज़्यादा भलाई, ज़्यादा हित में कार्य करने के लिए वह व्यक्ति की आज़ादी को कम कर देता है। क्या करता है? व्यक्ति की आज़ादी को कम कर देता है। तो व्यक्ति कहता है कि मुझे मेरे काम को, मुझे मेरे लाइफ स्किल को या मेरे जीवन को उन्नति करने के लिए मुझे राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप से प्रॉब्लम है। तो व्यक्ति कहता है कि मेरे काम में राज्य टांग ना अड़ाए, जबकि राज्य कह रहा है कि मेरा काम है वह पूरे समाज का कल्याण करना, तो मुझे कहीं कहीं अगर राज्य व्यक्ति गलत करा तो उसको रोकना होगा। तो दोनों की यहाँ पर आज़ादी को लेकर इशू होता है। तो इस प्रकार राज्य ही ये प्रयास करेगा कि कहाँ पर व्यक्ति को पूरी आज़ादी दी जाए और कहाँ पर राज्य को आगे आकर काम करना चाहिए। यानी एक राज्य का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता और खुद की एक फ्रीडम है वो बनाए रखे, यानी तालमेल, सामंजस्य रखना, बैलेंस रखने का कार्य किया जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट बता रहा हूँ चौथा उद्देश्य। फिर सीधा सा आ जाएंगे कार्य के ऊपर कि भाई एक राज्य आखिर में काम क्या करता है, व्हाट टू डू स्टेट। एक राज्य के सबसे जरूरी काम क्या है? देखिए डियर, एक चीज आप नोट कर दीजिएगा, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपके एग्जाम में 100% आएगा। या तो राज्य के समझ में आएगा कि राज्य साध्य है या साधन, या फिर आएगा कि राज्य के उद्देश्य बताइए। देन सबसे इंपॉर्टेंट आ सकता है कि राज्य के कार्यों के बारे में बताइए। तो राज्य के दो प्रकार के कार्य होते हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। तो देन वो तो हम पढ़ेंगे जस्ट 2 मिनट के बाद। तो सबसे जरूरी थिंग्स है वो मैंने आपको यहाँ पर बताते जा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानवीय सभ्यता का विकास करना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं मानव सभ्यता का विकास, यानी विश्व स्तर पर सभी जो देश, सभी जो राज्य हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखें। यानी एक देश का काम होता है कि अगर मैं मेरे एनवायरनमेंट को अगर अच्छे से रखूंगा देन हर राज्य भी अपने अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखेंगे। यानी विश्व में सभी देश एक दूसरे के मध्य शांति समझौते से रहेंगे, क्योंकि अगर लड़ाई, मारपीट, युद्ध वगैरह होगा तो कहीं पर भी शांति नहीं होगी और राज्य का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। यहाँ पर व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा, अवनति होगी। इसलिए हर राज्य का एक उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति। जैसे भारत का एक उद्देश्य होता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो परिवार में झगड़े नहीं चाहेगा, यानी शांति, और साथ ही साथ उस परिवार का कल्याण हो, विकास हो, मानव सभ्यता की उन्नति हो। तो ये ऑब्जेक्ट होते हैं एक
राज्य के, एक राज्य के क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या गोल्स होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं। तो ये तो क्लियर बता दिया। एग्जाम के लिए मोस्ट ऑफ जो पॉइंट है वो नोट करते जाइएगा। अब बारी आती है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप इस क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं, और वो है राज्य के कार्य। ओके, देन इसको बराबर बहुत अच्छे से कंपैरिजन के साथ बताऊंगा, तो नोट करते रहिएगा साथ साथ में, क्योंकि अगर आपने ये चीजें साथ साथ में नोट करी है ना। देखो एक चीज और मैं बता दूं कि आप क्या कहते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, नोट्स चाहिए। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहता हूं कि आप मान लीजिए दूसरों से नोट्स लेके पढ़ते हैं तो वो तो आपके कहीं ना कहीं बुक्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। नोट्स वो होते हैं जो आप खुद पढ़ के बनाते हैं। वो नोट्स आपको उतना फायदा देंगे जितना किसी के लाए हुए पढ़ने से नहीं आता है। देन आप खुद ही अपनी लाइफ के गेम चेंजर हैं। कहते हैं ना, मैन इज अ मेकर ऑफ हिज लाइफ। आदमी या व्यक्ति है वह खुद ही अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को बनाता है। देन यहाँ पर अगर आपको अच्छे परसेंटेज लाना है तो भले ही आप दूसरे के नोट्स लीजिए, लेकिन उन नोट्स से अपने वापस नोट्स बनाइए, क्योंकि आपका खुद का लिखा हुआ है ना, आपको पढ़ने का मन करेगा। देन यहाँ पर अगर आप मान लीजिए किसी के नोट्स नहीं अवेलेबल, देन आप खुद क्या करें, आप खुद पढ़ें। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाएं, और आप चाहे तो उस नोट के फीडबैक के लिए मुझे सेंड कर सकते हैं कि सर ये नोट सही बने या नहीं, ठीक है ना। तो आपके नोट्स अगर आप खुद बनाएंगे तो वही रियलिटिक नोट्स होते हैं। ये सबसे मोस्ट कैरी ऑफ थॉट है जो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं राज्य के कार्य। ओके, देन मैं राज्य के कार्य को यहां पर दो तरह से डिवाइड कर लेता हूं कि एक ही साथ मैं दो चीजें क्लियर करवा दूंगा। ओके, तो पहला है राज्य के कार्य हैं वह दो टाइप के। मोस्ट ऑफ राज्य जो कार्य करता है ना वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो कार्य होता है जो राज्य को करना ही करना होता है। अगर राज्य वो कार्य नहीं करेगा तो राज्य होना ही टेंशन में आ जाएगा, यानी संकट में आ जाएगा। मान लीजिए, देखो मैं दो कार्य बताता हूं, आप मुझे बताइएगा कौन सा कार्य जरूरी है और कौन सा नहीं है, ठीक है। ये मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू है, ओके कंटिन्यू चल ही रहे। तो अगर डाउट है तो बता दीजिएगा। देन एक चीज मैं आपको बताऊं कि अब देश के ऊपर आक्रमण हो गया, देश के ऊपर आक्रमण हो गया। और दूसरा बात करें, एक प्रॉब्लम तो समझ में आई कि देश के ऊपर मान लीजिए किसी दूसरे देश ने, हमारे देश के ऊपर किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया, तो राज्य वो काम पहले करेगा, या फिर मान लीजिए कि किसी राज्य में वहाँ पर सही शिक्षा कार्यक्रम नहीं चल रहा है यहाँ पर, या मान लीजिए कि गवर्नमेंट है कोई योजना लाई थी, योजना फेल हो गई, तो अब एक सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम को सबसे पहले करना चाहेगी, या देश के ऊपर आक्रमण हुआ उस चीज को लेकर पहले सबसे पहले वो काम करेगी, क्या करेगी, आप खुद ये तय कर दीजिए। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि राज्य दो प्रकार के कार्य करता है। एक तो करता है वो कार्य जो अनिवार्य कार्य है, और दूसरे हैं ऐच्छिक। यानी अनिवार्य कार्य का मतलब वे कार्य जिसका राज्य के द्वारा किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। यानी राज्य कुछ ऐसे कार्य करता है जो उसके अस्तित्व को बरकरार रखते हैं। अगर राज्य कुछ महत्वपूर्ण अनिवार्य कार्य अगर नहीं करेगा तो राज्य समाप्त हो जाएगा, राज्य है वो किसी का गुलाम, या राज्य खत्म हो जाएगा। तो इसलिए राज्य को सबसे पहले अनिवार्य कार्य करने चाहिए। अगर राज्य अनिवार्य कार्य करेगा तो राज्य का अस्तित्व बना रहेगा, टिका रहेगा। ऑप्शनल कार्य होता है, ऐसे कार्य तो राज्य कभी भी कर सकता है। तो इस अकॉर्डिंग राज्य के दो टाइप के कार्य होते हैं, एक तो हो गए अनिवार्य और दूसरा हो गया ऑप्शनल यानी ऐच्छिक कार्य। देश की सीमा रक्षा करना ये अनिवार्य कार्य होता है, और लेकिन राज्य के अंदर कोई योजना चलाना या मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिसी चलाना, तो वो कार्य राज्य बाद में भी करेगा तो चल जाएगा, इसका मतलब वो ऐच्छिक कार्य होता है। देन एग्जाम के अकॉर्डिंग ये मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं बता देता हूं अनिवार्य कार्य के बारे में, मैं सिंपली आपको बताऊंगा अनिवार्य कार्य, ठीक है। इसको बॉक्स में पैक कर लेता हूं, देन आपको अच्छे से क्लियरिटी पता रहेगा। दूसरा होता है ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य, ऐच्छिक कार्य का मतलब होता है कि आपकी एक राज्य है वो अपनी इच्छा अनुसार करता है, अगर नहीं करेगा तो टेंशन वाली बात नहीं, और करेगा तो उसके ही कल्याण के लिए फायदा होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जैसे अगर मैं आपको बताऊं मोस्ट ऑफ थिंग के रूप में, तो ये सबसे जरूरी है कि राज्य हमेशा ऐच्छिक कार्य को प्रायोरिटी देता है। मतलब मान लीजिए ना कि दो काम है, राज्य किसको सबसे पहले करेगा, अनिवार्य को, क्योंकि सबसे जरूरी यही होता है। अगर राज्य अनिवार्य कार्य नहीं करेगा तो उसके होने को ही टेंशन हो सकता है अस्तित्व को। तो इसको शॉर्ट में सिर्फ बता दूं, वे कार्य जो राज्य के
अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करना होता है। ओके, यानी ऐसे कार्य जो अगर राज्य नहीं करता है तो राज्य संकट में पड़ जाएगा। यानी सबसे पहला अभी जस्ट बताया था कि अगर भारत के मतलब किसी भी राज्य के ऊपर आक्रमण हो जाता है बाहरी ओर से, तो राज्य सबसे पहले उस कार्य को करेगा। अगर राज्य ने बाहरी आक्रमण के लिए कोई यथासंभव तुरंत एक्शन नहीं लिया, कार्य नहीं किया, तो वो देश समाप्त हो जाएगा, वो राज्य समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे कार्य जो एक राज्य के द्वारा किया जाना मोस्टली इंपॉर्टेंट था, उसे राज्य ऐसे कार्य को करेगा ही, अन्यथा राज्य संकट में पड़ सकता है। तो उन कार्य को कहेंगे राज्य के अनिवार्य कार्य। ओके, अब दूसरे कार्य हैं राज्य की इच्छा पर निर्भर होता है। अगर राज्य ऐच्छिक कार्य करें तो राज्य की व्यवस्था में सुधार होगा। क्या होगा? सुधार होगा। यानी कंपलसरी तो नहीं है। देखो एक सिंपल थिंग बता दूं, सिंपल थिंग के रूप में एक एग्जांपल कि अनिवार्य कार्य में वो याद रखना जो जरूरी होता है। जैसे देश के ऊपर आक्रमण हो गया तो उसकी सुरक्षा करना सबसे पहला देश का काम होता है, ठीक है। दूसरा राज्य का काम होता है ऐसे कार्य के अंदर मतलब गवर्नमेंट बस चलाना, गवर्नमेंट बसें चलाना। तो अगर एक राज्य है वह गवर्नमेंट बसें न भी चलाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्राइवेट बस चलती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बस, एक राज्य है वह गवर्नमेंट बसें अगर चलाता है, देन यातायात में एक सुधार होगा, एक विश्वसनीयता और एक तालमेल बैठा रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग दोनों एग्जाम्पल बता दिया कि कौन से अनिवार्य कार्य होते हैं और कौन से ऐसे कार्य होते हैं। यहाँ पर आपको क्लियरिटी समझ में आ चुकी होगी। अब मैं कुछ लिस्ट बना देता हूं कि किन किन कार्यों को आप याद रखें ऐसी कार्य के अंदर, किन कार्य को याद रखें अनिवार्य कार्य के अंतर्गत। ओके, तो इस अकॉर्डिंग फटाफट से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी कार्य तो बहुत सारे होते हैं। नहीं देखो ऐसी कार्य ऐसे हैं जिसकी लिस्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि कुछ ऐसे मोस्ट ऑफ काम आपके सामने लिख दूं जिससे आपको याद रहे कि कौन सी कार्य को मैं ऐसी कार्य में याद रखे राज्य के। बट अनिवार्य कार्य तो कुछ एक होते हैं, देन उसको आप समझ जाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अनिवार्य कार्य को। तो अनिवार्य कार्य में देखो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जस्ट मैंने बताया था बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, ये तो आपको जस्ट बताया कि एक राज्य का सबसे सर्वप्रथम कार्य होता है अपने देश की रक्षा करना किसी बाहरी आक्रमण से। क्लियर हो गया। दूसरा जो अनिवार्य कार्य है उसके बारे में याद रखें, वैदेशिक संबंधों का संचालन करना। वैदेशिक संबंधों का संचालन ये जरूरी है। एक परिवार को अगर अच्छे से चलाना है तो परिवार के आसपास पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाने चाहिए, वरना कभी इमरजेंसी में पड़ोसी परिवार के साथ नहीं आते। तो सबसे पहला है यही यहाँ पर है कि राज्य को दूसरे राज्यों के साथ अच्छे से तालमेल बैठाना है, अच्छे संबंध बनाना है। यानी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, विदेश नीति अच्छी होनी चाहिए। एक राज्य का एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि आंतरिक कार्यों के अलावा वो बाहरी कार्यों के ऊपर यानी राज्य के दूसरे राज्यों के अच्छे संबंध बनाए। क्या पता किस समय कोई इमरजेंसी आ जाए तो राज्य को जरूरत पड़े, इस हिसाब से राज्य वैदेशिक संबंधों को अच्छे से संचालित करता है। तो ये हो गया उसका दूसरा अनिवार्य कार्य। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या ना। तीसरा जो जरूरी है वो समझे, क्योंकि ये कुछ एक लिस्ट बना रहा है उसको पता होना चाहिए आपको। तो वो है आंतरिक क्षेत्र में शांति व्यवस्था। आंतरिक क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था। यस, ये आप सभी को पता होगा, क्योंकि अगर एक देश के अंतर्गत अगर शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो देश में हर कोई कार्य आराम से होता रहेगा, देश का और राज्य का और हर व्यक्ति की उन्नति होगी। तो इसलिए राज्य ये प्रयास करेगा कि अपने देश में शांति, लॉ एंड ऑर्डर है वो डिसिप्लिन रखे, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। तो इस प्रकार से राज्य प्रयास करेगा कि उसके अंतर्गत शांति व्यवस्था बनी रहे। तो ये अनिवार्य कार्य में हो गया। ठीक है, चौथा जो काम की जैसे लिस्ट की बात करें तो वो है न्याय प्रबंध। क्या कहेंगे? न्याय प्रबंध।
न्याय प्रबंध का मतलब है न्याय व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर सबसे जरूरी होता है ट्रस्ट। अगर एक राज्य में लोग रह रहे हैं तो उस राज्य के लोग राज्य पे विश्वास करें, तभी राज्य और लोगों में अच्छा संबंध होगा और राज्य उन्नति करेगा। तो ये कब होगा? जब राज्य न्याय बराबर करेगा। अमीर गरीब, ऊंच नीच, वरिष्ठ कनिष्ठ या जो भी तो हो, सिस्टम अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे भगवान की कार्यों में हर प्रकार से न्याय दिखता है, उसी प्रकार राज्य का जरूरी है कि वह अपने हर क्षेत्र में न्याय व्यवस्था स्थापित करे, ताकि उस राज्य का अस्तित्व और लोगों का और उस राज्य की एक प्रणाली है वो व्यवस्थित काम कर सके। तो राज्य जरूरी है अनिवार्य कार्य में कि न्याय व्यवस्था रखेगा। इसके लिए मान लीजिए न्यायपालिका की व्यवस्था कर दी हो, न्यायपालिका को पावर दिया गया हो, संविधान की रक्षा का काम जैसे दिया गया है, या समय समय पर जो न्याय व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो अदालतें होती है उनको ये सबसे जरूरी जिम्मेदारी दी जाती है ताकि वे समाज में होने वाली गतिविधियों, अन्याय और लड़ाई मारपीट को समाप्त करे, तभी देश की उन्नति और विकास होगा। तो इसलिए राज्य का काम होता है देश में न्याय करना या न्याय व्यवस्था को मैनेजमेंट करना, प्रबंध करना। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अनिवार्य कार्य के रूप में आप 4 इंपोर्टेंट कार्य याद रखें। ऐच्छिक कार्य की अब लिस्ट बनाते हैं। और ऐच्छिक कार्य में तो आपको बताएं कि राज्य बहुत सारे काम करता है। देखो, ऐसी कार्य वो है जो राज्य न भी करे तो चल जाता, लेकिन अगर राज्य करता है तो बेहतर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे बताया था ना बस, अब राज्य की ओर से गवर्नमेंट सेवा की जा रही, राज्य गवर्नमेंट बस चला के एक कार्य कर रही है, उस जगह पे राज्य ये न कर कर, राज्य की सरकार ये न कर, अगर प्राइवेट सेक्टर पर लोग करते हैं तो वो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मनमानी हो जाती है, अव्यवस्था हो जाती है, या फिर डर का माहौल होता है, एक सिंसियरिटी या सिक्योरिटी फील नहीं होती है। तो गवर्नमेंट इस क्षेत्र में भी कार्य करती है ताकि एक विश्वास ट्रस्ट बना रहे। तो ये कार्य इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो लिस्ट में बताएं तो सबसे पहला शिक्षा। राज्य के द्वारा ऐसे कार्य में शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन कार्य प्रणाली होती है, लेकिन राज्य के द्वारा समय समय पर किया जाता है। क्योंकि मान लीजिए समाज में कोई ऐसे व्यक्ति है जो सही उम्र भर कमा नहीं पाते, या मतलब कह सकते हैं अपने बच्चों का विकास नहीं कर पाएंगे, बच्चे कमजोर हैं, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करें तो सबसे जरूरी यहाँ पर यही होता है कि राज्य की उन्नति तभी संभव होगी जब नागरिक पढ़े लिखे होंगे। नागरिक क्या होंगे? पढ़े लिखे होंगे। तो इस तरह से अगर बात करी जाए तो राज्य की उन्नति तभी होगी उसके नागरिक पढ़े लिखे हो। व्यक्ति अपने स्तर पर पढ़ सकता है, लेकिन गरीबी अगर ऐसी है तो व्यक्ति किसी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो राज्य फिर क्या करता है? अपने ओर से बच्चों को निःशुल्क सेवा प्रदान करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ फीस, या फिर फ्री एजुकेशन देता है, ताकि उस राज्य में लोग उन्नति करें और राज्य का कल्याण हो पाए। ओके, तो ये हो गया शिक्षा। अनिवार्य कार्य के अलावा ऐसी कार्य में शिक्षा हो गया। देन नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा तो स्वास्थ्य, रक्षा और सफाई। दूसरा स्वास्थ्य रक्षा। अब इसके थे तो आप अलग अलग मिशन के बारे में जान ही रहे होंगे कि अलग अलग समय पर सरकार है वो विभिन्न योजना बनाती है। जैसे हेल्थ स्कीम 10 लाख का सिरिंज भी योजना दी जा रही है, सफाई योजना के लिए अभियान चलाए जाते हैं। तो ये व्यक्ति का काम है अपनी खुद की सफाई और हेल्थ मैनेजमेंट रखना, लेकिन फिर भी राज्य अपनी ओर से व्यक्ति के लिए करता है। इससे क्या होगा? राज्य में एक अच्छा जीवन यापन मिलेगा, लोगों को अच्छा स्टैंडर्ड मिलेगा और लोग उन्नति करेंगे। तो इस प्रकार के कार्य अगर नहीं करता तो भी चलता है, लेकिन राज्य करता है तो लोगों की और समाज की या उस राज्य की उन्नति होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये ऐसी कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यातायात के साधनों का प्रबंध। यातायात के साधनों का जैसे बता दिया बस। अब गवर्नमेंट बसें ना भी चले तो चल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट बसें अगर चलती है तो बेहतर सुविधा होती है। जैसे मान लीजिए कुछ गरीब है या अपंग है तो उनको रिजर्वेशन कोई आधा मतलब किराया लगता है, किसी को फ्री ऑफ किया जाता है। तो इस प्रकार से असक्षम लोगों के लिए अगर सरकार कुछ कार्य करती है तो उसे फायदा पहुंचता है। ऐसे कार्य के अंतर्गत आ गया यातायात। ठीक है, यानी बसों की वगैरह व्यवस्था करना वगैरह आप जानते होंगे। इसके अलावा व्यापार उद्योग धंधों में सहायता करना। पता होगा ना, व्यक्ति का काम ही होता है काम करना, रोजगार करना, लेकिन राज्य उनके लिए सहायता करता है। जैसे कभी कभार उन्हें लोन देता है, लोन माफ करता है, मेक इन राजस्थान, मेक इन इंडिया की तरह उनको नए स्टार्टअप लगाने में सहयोग करता है। तो इस प्रकार से राज्य एक राज्य हित में, राज्य को कल्याणकारी बने, राज्य उन्नति करे, इसके लिए राज्य समय समय पर
ऐसे कार्य करता है ताकि राज्य के लोगों की उन्नति हो जाए। ओके, बात करते 5वां कार्य के रूप में। वैसे कार्य तो बहुत है, लेकिन इसके अलावा जैसे बात कर दी जाए तो वो है श्रमिकों का कल्याण। श्रमिक मतलब मजदूर, श्रमिकों का पता ना, श्रमिकों का कल्याण हो गया, या हम कहें वृद्धजनों की सहायता, या असहायों की, यानी अपंग है, कमजोर है, या बुढ़े हैं, असक्षम है, तो राज्य की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है, पेंशन दी जाती है, या स्कूटी दी जाती है, या भिन्न भिन्न प्रकार से राज्य के द्वारा, गवर्नमेंट की सर्विस के द्वारा उन लोगों के लिए कार्य किया जाता है जो असक्षम है। इस अकॉर्डिंग राज्य के कार्यों में आता है, राज्य इन कार्यों को करता है, तो ये ऐच्छिक कार्य कहलाते हैं। इसके अलावा श्रमिकों के लिए अलग अलग योजनाएं लाई जाती है, उन्हें पेंशन वगैरह दी जाती है, उन्हें सुरक्षा दी जाती है, तो ये कार्य राज्य को करना राज्य की एक गुडविल होती है और राज्य को कल्याणकारी की दिशा की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ डी स्टूडेंट आपको बताने का ये प्रयास किया है कि राज्य 2 प्रकार के कार्य करता है, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। तो अगर राज्य समय समय पर ऐच्छिक कार्य करता है तो राज्य के अंदर राज्य की ही उन्नति होगी, राज्य कल्याणकारी वे की ओर बढ़ता है। लेकिन अनिवार्य कार्य तो वे हैं जो करना ही करना है। इन कार्य में तो मान लीजिए राज्य अगर नहीं भी करता तो चल जाता है, लेकिन ऐसी कार्य वो है अगर ये नहीं करे तो राज्य का खुद का टेंशन संकट में पड़ जाता है, खुद की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। राज्य के ऊपर आक्रमण हो गया और राज्य रक्षा नहीं करेगा, यानी एक्शन नहीं लेगा, तो राज्य समाप्त हो जाएगा, फिर क्या मतलब। तो ऐसे कार्य जो करना जरूरी है वो तो अनिवार्य हो गए, जो राज्य नहीं करता फिर भी चल जाता है वो ऐच्छिक हो गए। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आप सभी को आज की क्लास में मोस्ट ऑफ थ्योरी के साथ मोस्ट ऑफ जो टॉपिक थे एग्जाम में आने वाले वो मैंने क्लियर किया है। तो ऐसी हेल्पफुल क्लास के लिए जुड़े रहिए और इस क्लास को प्लीज़ अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिए, क्योंकि उनको पता नहीं कि कॉलेज की क्लासेस भी होती है, वो भी नाइट के टाइम में, द गोल्डन टाइम फॉर टीचिंग हियर। ओके, देन आप इस क्लास को शेयर कीजिएगा और बढ़ते हैं मोस्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।